नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज के वीडियो में हम बात कंप्लीट करेंगे विसर्प रोग को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश हमारे सभी विघ्नों को दूर करें, हमारा पढ़ाई में यूं ही मन लगता रहे, इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी विसर्प के भेद, विसर्प के दूष्य, ठीक है। इसके अलावा विसर्प के सामान्य निदान संप्राप्ति के बारे में, विसर्प की साध्य साध्यता के बारे में, ठीक है। दोषानुसार या भेदानुसार विसर्प के निदान संप्राप्ति लक्षणों के बारे में हमने बात कर ली थी और उपद्रव का वर्णन हमने देख लिया था। आज बाकी बचे सारे टॉपिक आज में हम कवर करेंगे, जैसे कि प्रलेप का वर्णन है, विसर्प से रिलेटेड जो डिफरेंट चिकित्साएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। विसर्प में रक्त मोक्षण का जो महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे और गलगंड रोग की चिकित्सा की हम व्याख्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज चिकित्सा का हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है चिकित्सा सूत्र की बात कर लें तो तत्र साध्यानाम साधनम अनुव्याख्यास्यामि। अब आचार्य पुनर्वसु अत्रेय बोल रहे हैं कि जो विसर्प साध्य विसर्प रोग हैं उनकी चिकित्सा की अब मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। लंघनोल्लेखने शस्ते तिक्तकानां च सेवनम कफ स्थान गते सामे रुक्ष शीतैर प्रलेपयेत। अब सबसे पहले जो कफ स्थान की बात की है कि जो कफ स्थान, कफ का स्थान क्या है, आमाशयगत जो दोष हैं उनमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए, तो उनमें चिकित्सा करनी चाहिए लंघन उल्लेखन, लंघन करनी चाहिए। उल्लेखन मतलब वमन, वमन का पर्याय है उल्लेखन, ठीक है। इसके अलावा तिक्त का नाम, तिक्त रस का जो है सेवन जो है लाभकर होता है। इसके अलावा रूक्ष शीतई प्रलेपित, कि रूक्ष और शीतल वीर्य वाले द्रव्यों का जो है लेप करना जो विसर्प रोग में हितकर होता है। कौन से विसर्प रोग में? कफ स्थान में जो है स्थित होते हैं उनमें, कफ स्थानगत या आमाशयगत। फिर आता है पित्त स्थानगत में चिकित्सा। पित्त स्थानगत में क्या है? पित्त स्थानगते अप्येतत् सामे कुर्यात् चिकित्सितम शोणितस्यावसेकम च विरेकम च विशेषता। यहाँ पे ये जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाफ में क्या है कि जो आपने साम दोष से रिलेटेड चिकित्सा की थी वो तो करनी चाहिए, लंघन वमन तिक्तरस सेवन। उसके अलावा विशेष चिकित्सा यहाँ पे क्या बता रखी है? शोणितस्यावसेकम यानी रक्त मोक्षण और विरेकम च विशेषता, विरेचन। तो रक्त मोक्षण और विरेचन चिकित्साओं का भी यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। अब आपने वात के स्थान की बात कर ली, पित्त के स्थान की, वो कफ के स्थान की बात कर ले, पित्त के स्थान की बात कर ले, तो वात का स्थान कैसे पीछे रहे? तो वात स्थानगत दोष की चिकित्सा, तो मारुताशय संभूते अप्यादित है स्याद विरुक्षणम, कि विरुक्षण या रुक्षण चिकित्सा करनी चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा इस रक्त पित्तान्वय अप्यादौ स्नेहनम न हितम मतम, कि अगर जो वातज टाइप का है या वात स्थानानुगत जो अपने विसर्प है उसमें रक्त और पित्त का भी अनुबंध हो तो प्रारंभिक अवस्था में स्नेहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्नेहन करना वहाँ पे हानिकारक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको वात स्थानगत दोष की चिकित्सा आपको याद रखनी है। फिर घृतपान और विरेचन के बारे में बता रखा है कि वात प्रधान विसर्प रोग में तथा अल्प दोष युक्त पित्तज विसर्प में तिक्त घृत का पान कराना चाहिए, ठीक है। तिक्त घृत का पान लाभकर होता है। अगर पित्तज विसर्प हो और दोष अधिक मात्रा में हो तो विरेचन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो तिक्त घृत का वर्णन कहाँ पे किया है? तिक्त घृत का कुष्ठ रोग में, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक लाइन दे रखे, तस्माद विरेकमे वादो शस्तम विद्यात् सर्पिण रुधिरस्यावसेकम च तदस्याश्रयन सन्नितम, कि जो अपने विसर्प से पीड़ित रोगी हैं उनको सर्वप्रथम विरेचक औषधियों का प्रयोग कराना ही
उत्तम होता है, अथवा प्रारंभ की अवस्था में रक्त मोक्षण कराना ही उत्तम होता है, क्योंकि विसर्प का मुख्य आश्रय रक्त ही होता है। जब दुष्ट रक्त का निर्हरण हो जाएगा तो विसर्प की शांति स्वयं ही हो जाएगी। यहाँ पे रक्त मोक्षण या फिर विरेचन की विशेषता बता रखी है। विरेचन क्या होता है? पित्त शमन, पित्त शोधन की श्रेष्ठ चिकित्सा है। ठीक है, तो पित्त क्या है? पित्त और रक्त क्या है? आपस में आश्रय आश्रय भाव में होता है। पित्त ठीक होगा तो रक्त भी ठीक होगा। और वैसे भी बिना आरपी के क्या होता है? विसर्प नहीं होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। ये आगे तो इम्पोर्टेंट मतलब पढ़ लेना, ऐसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। यहाँ पे विभिन्न योग वगैरह बता रखे हैं। ठीक है, इसमें आप एक बार देख लीजिएगा। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो महातिक्तक ग्रथ, यहाँ पे अलग अलग ग्रथों का प्रयोग के बारे में बता रखा है। तो उनमें पहला क्या क्या है? महातिक्तक ग्रथ। ठीक है, त्रायमाण ग्रथ। त्रायमाण का ग्रथ का वर्णन कहाँ था? गुल्म में, और महातिक्तक का कुष्ठ में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। शाखागत विसर्प रोग की चिकित्सा के बारे में। तो शाखागत विसर्प रोग की चिकित्सा में क्या है? यथासन्नम विकारस्य वेद्येत आशु वा शिराम, कि रक्तावसेचन कराना चाहिए। अगर शाखागत रक्त दूषित हो तो वहाँ पे रक्त का ही अवसेचन कराना चाहिए। ठीक है, अब रक्तावसेचन में यहाँ पे अलग अलग बता रखे हैं कि अगर वातज प्रकार के वात के कारण दुष्टि हो रक्त की, या पित्त के कारण हो, या कफ के कारण, तो क्या करना चाहिए? तो अगर वात के कारण दुष्टि हो, ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर वात के कारण दुष्टि हो तो श्रृंग के माध्यम से रक्तावसेचन कराना चाहिए। ठीक है, पित्त के कारण दुष्टि हो तो जलों का, इसका प्रॉपर वर्णन कहाँ है? सुश्रुत संहिता में। और कफ के कारण दुष्टि हो तो अलाबू। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर वातज रक्त दुष्टि हो तो श्रृंग का प्रयोग, पित्तज दृष्टि हो तो जौंक का या जलौका का प्रयोग, और कफज दृष्टि हो तो अलाबू या तुम्बी का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? श्रृंग होता है अपने स्निग्ध के कारण। ठीक है, स्निग्ध गुण के कारण क्या होता है? वात का शमन करता है, इसलिए यहाँ पे श्रृंग द्वारा रक्त मोक्षण के बारे में बताया। जलौका, जलौका क्या है? शीतल जल में रहती है, तो क्या शीत होती है गुण में, मधुर होती है, इसलिए पित्त का शमन करने वाली होगी। ठीक है, और जो अलाबू होता है वो क्या होता है? रूक्ष होता है। ठीक है, रूक्ष होने के कारण क्या होता है? वो कफ का शमन करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे यही बता रहेगा, देखो, वात से रक्त का श्रृंग यंत्र द्वारा जो है रक्तावसेचन करना चाहिए। पित्त से रक्त दूषित हो तो जोंक लगाकर, कफ से रक्त दूषित हो तो तुम्बी या अलाबू लगाकर जो है यहाँ पे रक्तावसेचन करना चाहिए। इसके अलावा शाखा से अपन क्या लेते हैं? रक्त आदि धातुएं व त्वचा। और सिराएं टोटल अपने शरीर में कितनी होती है? 700, और उनमें अवेद्य जिनका वेदन नहीं करना, वैसी कितनी होती है? 98। ये चीज़ आप याद रखना। फिर आगे आप केवल ये याद रखना कि हाँ, इसमें विसर्प में बही परिमार्जन चिकित्सा करते हैं अपन। विभिन्न प्रकार के प्रलेप यहाँ पे बता रखे हैं। उदुम्बर आदि प्रलेप, नग्रोध पादादि प्रलेप, काली आदि प्रलेप, शाद्वल आदि प्रलेप, ठीक है, सारीवादी प्रलेप, नलदादि प्रलेप, यावक प्रलेप, ठीक है, बलादि आलेप। ये जो है विभिन्न प्रकार के आलेप प्रलेप प्रदेयों का यहाँ पे वर्णन है। ठीक है, इनके आप नाम याद, नग्रोध पत्रादि प्रलेप। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इनके नाम याद रखने सिर्फ। फिर आता है यहाँ पे घृत का प्रयोग, कि जो है कफज विसर्प में क्या है कि जो है अपने प्रलेप प्रदेय जो बता रखे हैं उनमें अल्प मात्रा में घृत मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। घृत क्या होता है? पित्त शमन करने का काम करता है। ठीक है, घृत क्या है? श्रेष्ठ पित्त शामक है। अपन ने जो श्रेष्ठ पढ़ते हैं तो वात का क्या है? श्रेष्ठ शामक तेल है, पित्त का क्या है? घृत है, और कफ का क्या है? मधु है। तो यहाँ पे घृत हल्का सा मिलाएंगे तो वो पित्त शमन में भी हेल्प करेगा। इसलिए जो प्रलेप प्रदेय लगाते हैं ना एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, उसमें थोड़ा सा अल्प मात्रा में घृत मिलाना चाहिए। यहाँ पे ये बता रखा है। फिर क्या बता रखा आगे? घृतेन शतदौतेन प्रदीयात केवलेन वा, कि जो है यहाँ पे शतधौत घृत का भी प्रयोग करना बताया रखा है। कि शतधौत का घृत क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, वो पित्त शमन या रक्त का शोधन करने में
हेल्प करता है। फिर एक क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत काम में आती है व्रण रोपण में, दूर्वा स्वर सिद्धम च घृतम स्याद व्रण रोपणम। क्लिनिकली भी इसका यूज किया गया है और बहुत इफेक्टिव है ये क्लिनिकली। तो दूर्वा स्वर से सिद्ध जो घृत है उसका प्रयोग व्रण के रोपण में, व्रण को जो ठीक करने में काम में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप याद रखिएगा। फिर चरक ने प्रलेप का वर्णन कहाँ किया है, ये क्वेश्चन आता है, श्लोक नंबर है 98, चिकित्सा 21 श्लोक 98, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो प्रदेहा सर्व एवैते कर्तव्य संप्रसादन, प्रसादन कर्म होता है प्रदेह का मुख्य कर्म। क्षणे क्षणे प्रयोगयक्ता पूर्व मुद्रित्य लेपनम। यहाँ पे यह बता रखा है कि जो जितने भी ऊपर प्रदेह बताए गए हैं वे सभी क्या होते हैं, प्रसादन करने वाले होते हैं। और इन प्रदेहों को बार बार लगाना हो, अगर किसी को बार बार यूज करना हो तो पहले वाले प्रदेह को हटाकर दूसरा प्रदेह लगाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि जो अब फिर अपन बात करते हैं, जो प्रलेप होता है उसको क्या होता है, सूखने नहीं देना चाहिए। ठीक है, सुश्रुत ने प्रलेप की जगह आलेप का वर्णन बताया, और आलेप का प्रमाण क्या बताया, भैंस की गीली चमड़ी के प्रमाण का बताया है, यानी आर्द्र माहिष चर्मवत ऐसे करके वर्ड आता है जो वो बताया यहाँ पे। अब आती है प्रलेप की परिभाषा, तो ये श्लोक नंबर 100 है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है पीजी में। तो त्रिभागा अंगुष्ठ मात्र स्यात् प्रलेपे कल्कपेशित नाति स्निग्धो न रुक्षश्च न पिंडो न द्रवः समम। यानी कि जो प्रलेप होता है वो कल्क के समान होता है। ठीक है, कल्क के समान पीस के बनाया हुआ होता है। और उसकी मोटाई कितनी लगाते हैं, अंगूठे की 1/3। ठीक है, त्रिभाग अंगुष्ठ मतलब अंगूठे की मोटाई का तीसरा भाग, यानी 1/3 जो है अपन उतनी मोटाई का प्रलेप लगाना चाहिए। ये प्रलेप ना तो ज़्यादा स्निग्ध होना चाहिए, ना ही रूक्ष होना चाहिए, ना ही पिंड के समान कठोर होना चाहिए, और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ठीक है, सर्वदा सम प्रकार का होना चाहिए। अब प्रलेप लगाने के विशेष नियम बता रखे हैं कि भाई बासा प्रलेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी आपको प्रलेप लगाना है कल सुबह और आप अभी से प्रलेप बना के बैठ गए, ठीक है, तो वो क्या है, वो गलत है। बासा प्रलेप नहीं लगाना चाहिए, वो दोष उत्पन्न करने वाला होता है, ना कि दोष शांत करने वाला। ऐसे ही एक बार जो प्रलेप यूज कर लिया, वैसा नहीं उसको हटा के और वापस इकट्ठा करके बाद में उसी को गीला करके वापस लगा लो। ठीक है, वो भी नहीं लगाना चाहिए, वो भी गलत चीज़ है। तो एक बार जो प्रलेप आपने लगा दिया उसको पुनः प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, सिंगल यूज है जो भी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कपड़ा। अब आगे बता रखा है इसमें कपड़े का प्रयोग है कि भाई आपने कपड़े पर लेप लगाकर और उस कपड़े से है ना आपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर किया है तो उससे क्या होता है, तो कपड़े के अंदर लेप लगाकर जब अपन कपड़े को विसर्प वाले भाग पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि अपने शरीर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती। यहीं पे यही बता रखा है कि शरीर की गर्मी जो है कपड़े से ढके रहने के कारण बाहर नहीं निकल पाती। फिर ये ऊष्मा क्या करती है, अंदर जाके क्लेद, गीलापन मतलब विसर्प, शूल उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके अलावा कपड़े के ऊपर लेप लगाने से क्या होता है, व्रण में स्वेदन हो जाता है, और स्वेदन के होने से क्या होती है, विभिन्न प्रकार के पेड़िकाएँ और कंडू आदि उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जो है कपड़े के ऊपर लेप लगा के और उसका एप्लीकेशन शरीर पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बता रखा है, एक लेप के ऊपर दूसरा लेप नहीं लगाना चाहिए। कि आपने पहले से एक लेप लगा रखा है, फिर देखा सूखने लग गया तो अपन क्या करते, क्योंकि दूसरा लेप लगा दिया उसके ऊपर ही, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेप के ऊपर पुनः लेप लगाने से क्या हो जाता है कि जिस व्रण पे या जिस विसर्प पे आप विसर्प एरिया पे आपने जो है लेप लगाया वहाँ पे क्या होता है, स्वेदन हो जाता है, और स्वेदन जन्य उससे पीड़िकाएँ और कंडू आदि उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा पतला लेप भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पतला लेप लगा लोगे तो वो स्किन पेनिट्रेट करके और जो अपने एरिया एक्शन है जहाँ पे उसको काम करना है औषधि को, वहाँ वो औषधि पहुँच नहीं पाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, उचित रूप में जो दोष हैं वो शांत नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं आगे, तो आप रीडिंग एक बार मान लेना, इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं विसर्प में अपथ्य, बिना आरपी के विसर्प नहीं होता, तो जितने भी पित्तज निदान हो गए वो एक तरह से अपथ्य ही हुए। तो वही यहाँ पे बता रखा है, विदाहिनी अन्नपानानी, विदा अन्नपान, विरुद्धम विरुद्ध अन्नपान। ठीक है, स्वप्नम दिवा, दिवा शयन जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा
क्रोध व्यायाम सूर्याग्नि प्रवातांश्च विवर्जित, कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है, व्यायाम अति मात्रा में नहीं करना चाहिए, अधिक धूप में नहीं बैठना चाहिए, प्रवात यानी प्रखर वायु या तीव्र वात का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है चिकित्सा बता रखे। अब विसर्प की जो चिकित्सा सूत्र है उसमें कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें बता रखी है कि आपके जो दोषज विसर्प है, वातज पित्तज और कफज जो विसर्प है, तो वातज विसर्प में क्या है कि रूक्ष प्रधान मतलब जो अपना वातज विसर्प है उसमें क्या होता है, वात का गुण रूक्ष है, तो उसकी चिकित्सा अपन क्या करते हैं, स्नेह द्वारा। तो वातज विसर्प में स्नेह के द्वारा चिकित्सा। पित्तज विसर्प में क्या होगी, पित्तज विसर्प में यहाँ पे क्या बता रखी है, शीतल द्रव्यों द्वारा चिकित्सा। और कफज विसर्प में रूक्ष चिकित्सा, ठीक है। पित्त का गुण क्या होता है, उष्ण, उसके उस विपरीत क्या होगी, शीतल चिकित्सा। कफ का गुण क्या होता है, स्नेह, उसके विरुद्ध क्या होगी, रुक्ष चिकित्सा। वात का गुण क्या है, रुक्ष, उसके विपरीत क्या होगी, स्नेह चिकित्सा, ठीक है। फिर है वात पित्त शामक अग्नि में, आग्नेय में, कफ पित्त शामक कर्दम में चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है यहाँ पे द्वंद्वज विसर्प की चिकित्सा दोनों दोषों के अकॉर्डिंग जो चिकित्सा है वो करनी चाहिए। ग्रंथि विसर्प में कर्तव्य, ग्रंथि विसर्प में कर्तव्य में आपको कुछ याद नहीं रखना है। ग्रंथि विसर्प में आपको यह याद रखना है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, वमन विरेचन करवाना है, ठीक है, शिरामोक्षण, ठीक है, शिरामोक्षण करवाना है। शिरामोक्षण भी ग्रंथि विसर्प में करवाना हितकर रहता है। इसके अलावा नाम याद रखना है आपको कि उपनाह प्रयोग करना है, क्योंकि जो है ग्रंथि विसर्प में उपनाह प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रंथि विसर्प में परिसेचन, किस किस का, दशमूल के क्वाथ कल्क से पकाए हुए तेल का, ठीक है, या फिर कूट के क्वाथ कल्क से पकाए हुए गर्म तेल का, ठीक है। इसके अलावा वात कफनाशक पत्तों से गर्म क्वाथ का जो है परिसेचन करना चाहिए, वर्ड याद रखना, परिसेचन, उपना परिसेचन। ग्रंथि विसर्प में प्रदेय भी बता रखे, विभिन्न प्रकार के गर्म प्रदेय, ठीक है। फिर कुछ लेपों के नाम बता रखे जिनके नाम आपको याद रखना है, बलादि लेप, ठीक है, बलादि लेप के बाद दंत्यादि लेप, ठीक है, मूलकादि लेप, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर विभिन्न योग जो हैं उसमें बता रखे हैं, इनको एक बार रीडिंग मार लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है ग्रंथि विसर्प में दाह कर्म, नाम याद रखना कि हाँ भाई इसमें अग्निकर्म का भी प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है ये प्रयोग, ऐसा नहीं कि शुरुआत में अग्निकर्म का प्रयोग कर दो, जब आपने जो ऊपर बताई हुई विभिन्न चिकित्साएं हैं, जो आपने सब चीज़ ट्राई कर ली, ठीक है, उसको जो अपन ने स्नेह वातज है तो स्नेहन भी कर दिया, पित्तज है तो क्या बोलते हैं शीतल द्रव्यों से भी चिकित्सा कर दी, कफज है तो अपन ने क्या किया, जो है रुक्ष चिकित्सा भी कर ली, इसके अलावा क्या बोलते हैं शोधन भी कर लिया। उसके बावजूद अगर ठीक नहीं हो रहा है, और इसके अलावा जो ग्रंथि है वो ग्रंथि विसर्प की जो ग्रंथि है बलवान है, स्थिर है, पत्थर के समान कठिन है, शांत नहीं हो रही है, तो फिर शार शर या सुवर्ण के द्वारा जो है अग्निकर्म करना चाहिए या अग्निदाह करना चाहिए। फिर ग्रंथि विसर्प में पाटन कर्म द्वारा शल्य कर्म भी बता रखा है, ठीक है। या आप नाम याद रखना कि हाँ भाई ग्रंथि विसर्प में क्या क्या चिकित्सा कर रखी है। फिर कंपिल्लक आदि तेल का प्रयोग, ठीक है, व्रण को दूर करने के लिए उत्तम माना जाता है। तो इसमें कंटेंट याद कर लेना, वाय कबीला, वाय कंपिल्लक, वाय विडंग, दारू हरिद्रा, करंज, 4 हैं। इसका कल्क बनाकर तेल पाक किया, उसका क्या है प्रयोग, व्रण रोपण के लिए कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या आती है, गलगंड की चिकित्सा। गलगंड की चिकित्सा में यहाँ पे क्या बता रहा है, कफज गलगंड को दूर करने के लिए जो है, ग्रंथि को दूर करने के लिए जिन जिन विधियों का अपन ने प्रयोग किया है, कि भाई अपन ने शस्त्र कर्म भी बताया, अग्निकर्म भी बताया, परिसेचन भी बताया, ठीक है, आलेपन भी बताया, उसके अलावा वन विरेचन और रक्त मोक्षण भी बताया है। उन सभी का प्रयोग कहाँ पे करना चाहिए, कफज गलगंड में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा वातज अगर गलगंड हो, वात प्रकार का गलगंड हो, उसमें कफ का अनुबंध हो, तो क्या है यहाँ पे क्या बता रखा है, घृत दुग्ध और क्वाथों का सेवन करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार जो है गलगंड रोग को नष्ट करना चाहिए। फिर मैं आपको बता रहा था विसर्प रोग में रक्त मोक्षण की महत्ता के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना, एकतस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षण एक तथा, कि सारी चिकित्साएं एक तरफ और रक्त मोक्षण एक तरफ, ठीक है। अगर आप रक्त मोक्षण कर देते हैं तो उससे विसर्प तुरंत ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि रक्त मोक्षण में अपन ने दूषित रक्त निकाल दिया। अब जब दूषित रक्त नहीं रहेगा तो कहाँ का विसर्प, ठीक है। तो विसर्प रोग में रक्त मोक्षण कराना प्रधान उपक्रम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप
याद रखना। इसमें जो सेकंड हाफ है, एकतस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकतः, ये जो है आपके यूपीजी में पूछ लिया जाता है उठा के लाइन, ठीक है। फिर आगे आता है विसर्पो न ही श्रेष्ठो रक्त पित्तेन जायते, जो मैंने शुरुआत में बोला था बिना आरपी के विसर्प नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे ये बोल रखी है इन्होंने कि जो है यहाँ पे विसर्पो न ही संश्रेष्टो रक्त पित्तेन जायते, बिना रक्त पित्त के जो है विसर्प रोग उत्पन्न नहीं होता है। फिर अपन ने जो सारी बातें की उसके बारे में बता रखा है कि भाई विसर्प के नाम, भेद, दूष्य, दोष वगैरह सबके अपन ने बात कर ली। परस्पर गुरुता लघुता की बात कर ली, साध्य साध्यता की बात कर ली, ठीक है। उनकी विभिन्न यथाक्रम चिकित्सा की बात कर ली, विसर्प में रक्त मोक्षण की महत्वता की बात कर ली, इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लें अपन। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात यह है कि विसर्प अपन ने पढ़ लिया, बिना आरपी के विसर्प नहीं हो सकता। ऐसे बिना वीपी के तृष्णा नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही वीपी के साथ ही हलीमक होता है, हलीमक मतलब वात पित्त होता है। फिर आता है विलंबिका रोग, विलंबिका रोग में वात कफ रोग के कारण होता है, वात कफज होता है विलंबिका रोग, ठीक है। मतलब बिना वात कफ के विलंबिका रोग नहीं होता है। इस प्रकार जो आपके कुछ रोग हैं उनको आप याद ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे विसर्प रोग आज कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, विसर्प रोग में एक चीज़ पीजी के लिहाज से मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, जो इसमें इस वाली पीडीएफ में तो नहीं है, मैं आपको पर बता देता हूँ आपको इसमें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो एक अपन साध्यता पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो सन्निपातज विसर्प रोग, क्या बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो अपने द्वंद्वज विसर्प रोग है उसमें एक वर्ड आया है आशी विश्वत, कि अगर जो द्वंद्वज विसर्प है उसकी अगर टाइम पे या चिकित्सा नहीं की जाती है, अग्नि विसर्प, कर्दम विसर्प, ये जो हैं इसमें आते हैं द्वंद्वज में, तो अगर इनकी क्या है अनादर किया जाए, इनकी चिकित्सा प्रॉपर रूप से नहीं की जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि जिस प्रकार विष, सांप का विष तुरंत मारने वाला होता है, उसी प्रकार ये विसर्प रोग भी मारने वाला होता है। मैंने जब भी तो आपको बोला कि जो द्वंद्वज विसर्प होते हैं वो अगर उपद्रव रहित हैं तो वो साध्य हैं, और उपद्रव युक्त हैं तो वो असाध्य हैं, आशी विश्वत हैं, ठीक है, मतलब सांप के विष के समान है, तुरंत मारने वाले होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऐसा ही सेम वर्ड आता है, सेम तो नहीं, हिंदी में सेम मीनिंग है, आशी, उसमें भी क्या है, विष के समान ही होता है, सांप के विष के समान। हिक्का श्वास का चिकित्सा स्थान 17 का श्लोक नंबर 9 में आएगा, वो आप देखिएगा। आशी विषाविष, आशी विषाविव करके एक वर्ड आएगा, वो आएगा उसमें हिक्का श्वास में, कि जो हिक्का श्वास है अगर उसकी आप चिकित्सा तुरंत नहीं करेंगे तो वो आशी विषाविव होगा, सांप के विष के समान मृत्यु कारक होगा, तुरंत मृत्यु देने वाला होगा। ऐसे ही आशी विश्वत कहाँ पे आया है, यहाँ पे जो द्वंद्वज विसर्प है उनके अगर उपद्रव उत्पन्न हो गए या उनको अपन अनादर पूर्वक या उनकी ढंग से चिकित्सा नहीं की गई तो उससे क्या होगी, सांप के विष के समान वो मृत्यु कारक हो जाता है, आशी विश्वत हो जाता है। इस प्रकार जो है हमारा विसर्प रोग आज कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।